हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के हमारे सब्जेक्ट की, विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 4। सो लेट अस स्टार्ट। देखें यहाँ पे क्या बात हो रही है। अगेन द टॉपिक इज वेरी मच रेलिवेंट एंड इट डिस्कसेस अबाउट द बैंकिंग पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड द मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं। तो मेजरली आप जैसे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, तो जो टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो हमारी बैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग है। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं इनकी लैंग्वेज कैसे जा रही है, हम उस हिसाब से बात करेंगे, कुछ अलग नहीं जाएंगे। तो जितना हम बुक के हिसाब से या टेक्स्ट बुक के पैटर्न पे चले, उतना हमारे लिए एग्जाम में भी उसको अप्रोच करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, यही बता रहे हैं कि भाई बैंक का नाम तो आपने सुना होगा। अब आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई बैंक क्या होती है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, जिसमें से काफी सारी सर्विसेज आप जानते भी होंगे। ठीक है, सेविंग अकाउंट होता है, कुछ करंट अकाउंट होता है, आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, अच्छा पैसे बोरो भी कर सकते हो। डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट मिलता है, बोरो करने पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने कहीं ना कहीं सुनी है और लाइफ में देखी हुई है। तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, इवन अभी यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है कि एलपीजी सब्सिडी की बात हो रही है। तो एलपीजी सिलेंडर्स पे जो सब्सिडी मिलती है, अभी एक स्कीम आई है, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है उन्होंने इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा किया है। पुरानी गवर्नमेंट्स करती थी बट उतना हाईलाइट नहीं हुआ था मीडिया में। अभी ये हाईलाइट हो गया, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम, डीबीटी बोलते हैं शॉर्ट में। मतलब जो भी स्कीम में लोगों को पैसा मिलता है या सब्सिडी मिलती है, तो अब वो सरकारी हाथों से नहीं जाएगा और वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जिससे फ्रॉड्स और गलत अमाउंट आप तक पहुंचे और कुछ पैसा कट जाए, वो सब झंझट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी बैंक अकाउंट होंगे तो काम आएंगी। हमने देखा जन धन योजना करके स्कीम लाए कि हर एक इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट होना चाहिए और जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करना भी अलाउड है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कूल फीस के बारे में बात की, एग्जांपल दे रहे हैं कि हम चेक से पेमेंट करते आए हैं। आजकल तो मैं और भी चीजें बोल सकता हूँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल एप्स, यूपीआई पेमेंट, गूगल पे, ये सब चल रहा है आजकल। तो टाइम और ज्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एड ऑन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये बताया है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बैंक का वर्ड होता है हीप या फिर मास। मतलब जहाँ पे किसी भी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, दैट इज अ बैंक। संस्कृत लैंग्वेज में अभी उन्होंने बताया हुआ है भंडार या फिर, ठीक है, तो उस वर्ड से रिलेट कर रहे हैं, विच मीन्स कलेक्शन ऑफ कैपिटल और फंड। अपने ऐसे नहीं बोलते पैसों का तो भंडार लगा हुआ है इसके पास, जैसे ऐसी बात कर रहा है, पैसे तो ऐसे मांग रहा है जैसे हमारे पास पैसों का पेड़ लगा है, भंडार लगा हुआ है। तो दैट इज द वर्ड जिसको ये लोग बैंक से रिलेट कर रहे हैं। तो संस्कृत का भी ओरिजिन ढूंढ लिया, तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। इटालियन वर्ड बोला है, फ्रेंच वर्ड बोला है, सब में बैंक ही बोल रहे हैं, बट स्पेलिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो ध्यान रखना। ठीक है, in olden days, the European money lenders or the money changers used to display coins of different countries in big heaps on benches or tables for the purpose of lending or exchanging। मतलब ये जो बैंकिंग सिस्टम और मनी ट्रांसफर सिस्टम जब प्रॉपरली नहीं आया था, तो पहले इस तरीके से काम होता था कि जहां पे यूरोपियन मार्केट में लोग टेबल के ऊपर फॉरेन करेंसीज के जो कॉइन्स है उसका एक पूरा हीप या फिर एक पूरा बल्क क्वांटिटी में उसको रख देते थे वहां पे, और वहां पे मनी एक्सचेंज होता था। दस देवर एक्सचेंजर्स ऑफ वेरियस कॉइन्स, दस द वर्ड बैंक केम इनटू यूज। तो वहां से कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वर्ड बैंक इज रिलेटेड टू द कलेक्शन और द फंड ऑफ मनी। तो ये सब हम जानते हैं। अब और एक हिस्ट्री इसकी आगे दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं द बैंक ऑफ बार्सिलोना। बार्सिलोना स्पेन में एक जगह है, फुटबॉल टीम भी है, बहुत पॉपुलर। अगर आप में से कोई फुटबॉल फैन है तो आपने बार्सिलोना जो है वो टीम के बारे में सुना होगा। तो इट इज सेटअप इन स्पेन और 1401 ईयर में, तो आज से 620 साल पहले ये शुरू हुई थी। एंड इट इज नोन टू बी द फर्स्ट रियल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी मनी, people started using money not only as measuring rod of the value
यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो कहीं ना कहीं पैसा आने के बाद, करेंसी नोट आने के बाद मार्केट में बहुत कुछ चेंज हो गया, ये हमें समझना होगा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं, इन शॉर्ट, इन द इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंडेंट ऑन मनी, देन अरोज द नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ मनी। तो पैसा संभालने के लिए और सिस्टमैटिकली यूज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की हमें जरूरत फील होने लगी, और वहां पे ये बैंक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंटली प्ले होने लगा, ये ध्यान रखना है। अगेन वापस वही बोल रहे हैं कि मीनिंग ऑफ बैंक, तो ये सारी चीजों पे हम बात कर चुके हैं, अननेसेसरीली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक की बात करें तो दो टाइप या मेन जो टाइप्स है वो दो कैटेगरीज में इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। एक बोल रहे हैं कमर्शियल बैंक, दूसरा बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स, अच्छा, बैंकिंग के लिए सबसे पहले जो कानून है, जो एक्ट है, जो इंडिया में एप्लीकेबल है, इट इज द बैंकिंग कंपनी एक्ट और द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1949 में ये एक्ट पास हुआ, ये आप ध्यान रखना। इसकी भी हिस्ट्री है पहले की, मतलब वो भी हम आगे देखेंगे। सेंट्रल बैंक 1935 में जो है वो बनी थी, तब तक प्राइवेट हैंड्स में थी, फिर बाद में उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया, सेंट्रलाइज किया गया, उसकी भी बहुत सारी हिस्ट्री है। जितना आगे आएगा उतना मैं आपको बताऊंगा। बट अब ये ध्यान रखना कि इंडिया में जो कानून है, मतलब जो बैंकिंग का जो लॉ है, उसके लिए जो एक्ट बना हुआ है, इट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये ध्यान रख के चलना है। बैंक एक कंपनी भी है, तो उसको कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है। आज की डेट में कंपनीज के लिए जो कानून एप्लीकेबल है, इट इज द कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले था कंपनीज एक्ट 1898। तो जब आपकी बैंक बनी है, तब जो रेलेवेंट कंपनी लॉ होगा वो आपको अप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आगे देखें, अ कमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बैंक जो भी आपको सर्विसेज देती है, जितनी सर्विसेज की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में भी, वो सारी सर्विसेज बैंक फ्री में नहीं दे रही, उसके बदले वो कुछ पैसा चार्ज करेगी। तो मेन जो उनका इंटेंशन है वो ये है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो उसका फोकस उस पर रहता है, वो आपको भी ध्यान देना है। बैंक्स में यूज डिपॉजिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ये इंप्लाइड है ना, बैंक वाले जो आपसे पैसा बोरो करते हैं या आप जो पैसा उनमें डिपॉजिट करते हो, ऐसा तो नहीं कि बैंक बोरो करे, हम ये बोल सकते हैं कि हम अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक उन पैसों का करती क्या है, वो पैसा बैंक कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करती है, उससे रिटर्न कमाती है और उसमें से हमें इंटरेस्ट पे करती है। तो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो ये सब चीजों में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, प्रोपोर्शनेटली बैंक वाले हर जगह अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये रहता है। व्हेन बैंक्स इन्वेस्ट सम ऑफ द डिपॉजिट्स दे अर्न प्रॉफिट। वो जो पैसा डिपॉजिट करते हैं आगे, आपका पैसा, उसमें से वो प्रॉफिट कमाते हैं, और जिन लोगों को पैसा उधार देते हैं उनसे ब्याज कमाते हैं। इस तरीके से बैंकिंग का पूरा सिस्टम चलता है, क्लियर है। द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर। इंप्लाइड है ना, अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो वो बोलेंगे 10% का इंटरेस्ट रेट है, और वही अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाओगे तो एफडी पे आपको 5-6% इंटरेस्ट देंगे। तो ये तो होने ही वाला है, तभी बैंक वाले कमाएंगे। अगर उल्टा होने लग गया तो बैंक तो बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो बैंक है ना, जो प्रॉफिट्स के लिए काम करती है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स करती है, और लेंडिंग और डिपॉजिटिंग की सर्विसेज देती है, इन इंस्टीट्यूशंस को, इन बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। मतलब ये लोगों का पैसा घुमाते हैं, एक से लेते हैं दूसरे को देते हैं, ठीक है, वैसे चलता है, तो उसको हम कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। देख लेते हैं आगे इसके फंक्शंस क्या हैं। और फंक्शंस में मैं आपको हेड पॉइंट्स बताऊंगा ना, आप अंदर का सारा मामला समझ जाओगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि इनके फंक्शंस को प्राइमरी फंक्शंस और आगे सेकेंडरी फंक्शंस जो उन्होंने बोला है, उस कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस में क्या है। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है पैसे एक्सेप्ट करना एज डिपॉजिट्स। तो लोगों को अपने पैसे सेफ रखने हो तो कहाँ रख सकते हैं, वो बैंक में रख सकते हैं, दैट इज द इंटेंशन। अब बैंक में जब वो पैसा रखते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है दैट इज कॉल्ड द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों खुलता है, करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए होता है, उसको बिजनेस अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म या फिर कोई बिजनेस नेम पे एक करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अब इंडिविजुअल नेम भी बंद हो गया है, प्रोप्राइटरशिप कंपलसरी हो गई है, तो आपको कोई ना कोई फर्म का नाम बनाना पड़ेगा, चाहे आप इंडिविजुअली उस फर्म को चला रहे हो एज द सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल बिजनेसमैन। बट अब मैं अपने इंडिविजुअल नेम से करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता हूँ, मुझे कुछ फर्म का नाम रखना पड़ेगा। कुछ भी नाम रख सकता हूँ, चाहे वो मेरे नाम पे ही क्यों ना हो, लेकिन लगना चाहिए कि हाँ ये फर्म का नाम है, तो कुछ ना कुछ नाम मुझे रखना पड़ेगा, ये जरूरी है, कंपलसरी हो गया है थ्रू आरबीआई। और ये
अकाउंट में जो आप पैसा रखते हो वो बहुत ही लिक्विड अमाउंट है, लिक्विड इन द सेंस जब चाहिए निकाल सकते हो। और इस टाइप के अकाउंट्स पे जनरली इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट है, इसमें रोज पेमेंट आते हैं, रोज हजारों पेमेंट जाते हैं, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस डेली होते हैं। तो ऐसे अकाउंट को आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिले और सब कुछ फैसिलिटी भी मिले। तो फैसिलिटी है, बट ऑन दी अदर वे फैसिलिटी है इन द सेंस कि आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए जितना रगड़ना है रगड़ो, 10 पेमेंट करो दिन में, 100 पेमेंट करो, 10 पेमेंट आए, 1000 पेमेंट आए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंटरेस्ट जनरली यहाँ पे आपको मिलता नहीं, क्योंकि कैलकुलेट भी कैसे करेंगे, डेली बेसिस पे इतने ट्रांजेक्शन है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। कितनी बार तो सर्विसेज के चार्जेस भी होते हैं, उल्टा पड़ जाता है इसमें, कि आपको इतनी सर्विस दे रहे हैं वो लोग कि आप हजारों ट्रांजेक्शन रोज कर सकते हो, तो आपको उसका कुछ ना कुछ चार्जेस पे करना पड़ सकता है। बैंक टू बैंक वेरी करता है, ये ध्यान रखना। इवन कितनी बार करंट अकाउंट में ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप अगर पे ऑफ करना चाहते हो तो भी आपको ये अलाउ किया जाएगा, चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हो, आपके ट्रांजेक्शन इतने होते हैं, तो इट इज अलाउड, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सेविंग्स जनरली नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिजनेस करने के लिए अकाउंट नहीं खुलवाया आपने, ये आपने सेविंग्स करने के लिए खुलाया। तो बिजनेस में से जो आपका पैसा बच गया वो आप अपने पर्सनल सेविंग्स के लिए इसके अंदर जमा करके रख सकते हो। आपको शॉपिंग करनी है, आपको सेविंग्स करनी है, आपको एफडी बनवानी है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इसमें बचा के रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए बचा के रखना है, तो आप इसमें रख सकते हो। तो सेविंग्स अकाउंट है। अब जनरली लोग सेविंग अकाउंट में पैसा इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि भाई कभी जरूरत हो तो पर्सनल खर्चे हम उसमें से कर सके, या हर महीने अगर सैलरी आती तो उसका एक हिस्सा उसमें डाल दें और फिर आगे हम उसको फिक्स डिपॉजिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास फैसिलिटी रहती है। आगे बोला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है साथ साथ में बता देता हूँ मैं। मेरे पास 50,000 रुपये पड़े हैं और मुझे अभी उसका यूज नहीं है। मैंने सोचा कि 50,000 मुझे सेव करने हैं और ऐसे सेव करने हैं कि कभी भी मुझे चाहिए तो मिल जाए, रिस्क नहीं लेना है, इक्विटी स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है कि पैसा डूब गया तो क्या। तो मैं बैंक में जाके उसका लॉन्ग टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट करवा दूंगा कि भाई लो 50,000 रुपये आज ही ले लो एक साथ और इसको अपने पास रख लो, मुझे मत देना, और मुझे बता दो इंटरेस्ट कितना दोगे, मैं 5 साल के लिए इसको ब्लॉक कर रहा हूँ कि मुझे ये पैसा अभी नहीं चाहिए। इमरजेंसी में चाहिए तो मिल जाता है, उसका प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको ब्लॉक करवा रहे हैं ताकि वो पैसा खर्च ना हो जाए और हमारी एक तरीके से सेविंग जो है वो होती रहे। तो दैट इज कॉल्ड अ फिक्स डिपॉजिट। तो उसका एक टेन्योर होगा, टेन्योर मतलब ड्यूरेशन होगी, टर्म होगा, और उसका एक इंटरेस्ट रेट हो जाएगा जो आपको वो कोट करेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, मतलब आपको एफडी करवानी है लेकिन आपके पास 50,000 रुपये एक साथ नहीं है, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपकी एक लिमिटेड सैलरी है और उसमें से एक लिमिटेड सेविंग्स होती है हर महीने। तो आपको ऐसा करना है कि हर महीने 1,000, 2,000, 3,000, 500 ऐसा कुछ अमाउंट बचा के आपको रिकरिंग करवाना है, रिकरिंग डिपॉजिट करवाना है। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है अगर आप ये करवाते हो तो इसका इसमें क्या सिस्टम है, तो एफडी में और रिकरिंग डिपॉजिट में फर्क ये है कि एफडी में आपको लमसम पैसा एक साथ देना पड़ता है, रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने आपके अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा पैसा जो आपने बोला होगा उतना डिडक्ट होता रहेगा और एक फिक्स टर्म के बाद एक साथ आपको मिल जाएगा। बेनिफिट ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट रिकरिंग डिपॉजिट में उतना ही मिलता है जितना एफडी पे होता है, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि एक साथ सारा पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जो छोटा छोटा सेविंग करना चाहते हैं, रिस्कलेस सेविंग करना चाहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एफडी में उन्होंने बोला है कि एफडी अगर आप करवाते हो और आपके पास बहुत सारी एफडी जमा है, उसके बेसिस पे भी आपको लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। बैंक वाले को पता है आपकी बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी है, तो 10 लाख की एफडी पे आप 2 लाख का लोन मांगोगे, उधार दे दो तो देगा ना, उसके पास आपके 10 लाख पड़े हुए, तो ऐसे भी उधार मिलता है। नो डाउट इंटरेस्ट लगेगा लेकिन आप उधार ले सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट में भी है, फिक्स डिपॉजिट में भी है। और अगर आप उसको जल्दी बंद करवाना चाहो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में कटौती हो जाती है, पेनल्टी लग जाती है और आपका पैसा आपको सेम डे भी मिल सकता है। तो भले 5 साल के लिए आपने उसको ब्लॉक किया है बट इमरजेंसी में तो आपको पैसा कभी भी वापस मिल सकता है। क्लियर? तो इस टाइप की कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखी रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि भाई क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज में कुछ अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो चलो वो भी डिस्कस कर ले, देखिए क्या बोला हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज की। तो क्रेडिट फैसिलिटी का, क्रेडिट का मतलब है उधार एक तरीके से, ठीक है, कि हमें पैसे की जरूरत है, हम बोरो कर रहे हैं, बाद में आपको रिटर्न कर देंगे, इट इज दैट वे।
इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, प्रोफेशनल्स, कोई भी हो, पैसों की जरूरत सबको पड़ने वाली है, या तो पर्सनल यूज के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। वो लोग करते क्या है, बैंक से पैसा बोरो करते हैं और उसके बदले ब्याज पे करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड द बोरोइंग और द क्रेडिट कैन बी, या तो शॉर्ट टर्म होगा बोरोइंग, या फिर मीडियम टर्म होगा, या फिर लॉन्ग टर्म होगा। तीनों में से किसी भी तरीके का बोरोइंग हो सकता है। आगे अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि इसको शॉर्ट टर्म कंसिडर करें, या फिर मीडियम टर्म कंसिडर करें, या फिर लॉन्ग टर्म कंसिडर करें। तो वो बोल रहे हैं कि अगर अप टू 1 ईयर अगर आप बोरो कर रहे हो थियोरेटिकली, तो इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। 1 साल से 5 साल का ड्यूरेशन है बोरोइंग का, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और अगर मीडियम टर्म, और अगर 5 साल से ऊपर है और 15 साल तक के लिए अगर आप बोरो कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। तो जनरली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरीके के कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे बढ़ेंगे हम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज मे वेरी विद द पर्पस। अब ये बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर आप पैसा उधार ले रहे हैं तो आप किस पर्पस के लिए पैसा बोरो कर रहे हैं, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। जैसे होम लोन का इंटरेस्ट रेट अलग होगा, 2 व्हीलर लोन का इंटरेस्ट रेट अलग होगा, कार लोन का अलग होगा। तो सरकार को पता है कि कौन से यूज के लिए कितना ब्याज रखना चाहिए। बैंकों को भी वही चीज बताई जाती है ताकि इकोनॉमी प्रॉपरली चले। अब जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, उससे पहले और उसके बाद भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें थोड़ा बूस्ट आ जाए। बैंक्स भी चाहती है कि हाउस लोन्स जो लोगों ने लेने ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे, वो लोग वो लोन लें। तो उस चीज को ध्यान में रख के वापस से इन्होंने होम लोन के रेट को सस्ता किया है, ताकि बैंकिंग फैसिलिटीज होम लोन के लिए ज्यादा यूज हो और घरों की बिक्री शुरू हो जाए। और जो लोग लोन के वजह से, लोन के हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से घर नहीं खरीद रहे थे, लोन नहीं ले रहे थे, वो लोग भी आगे आए और पार्टिसिपेट करें और लोन्स ज्यादा से ज्यादा ले, तो इकोनॉमी चलती रहेगी। तो ये सब चीजें होती रहती है। तो जो फैसिलिटी है उसके हिसाब से काम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा लोन वैसा इंटरेस्ट, ठीक है। पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें जनरली आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन में क्या बोला है, द बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन to ensure that the supply of money in the economy fulfills the demand for the money। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से चलता रहना चाहिए ना, कि अगर पैसों का सप्लाई आ रहा है तो पैसों की डिमांड भी पूरी होती रहनी चाहिए, एक बैलेंस बना रहना चाहिए। बैंक्स क्रिएट मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, देयर बाय दे ऐड टू द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब बैंक के पास जो पैसा पड़ा है वो लोग उसको सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, मतलब क्रेडिट देना ज्यादा शुरू कर देते हैं, सस्ते रेट पे लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे एक साइकिल घूमना शुरू हो जाता है। देखो, पैसा तो उतना ही है, आपके पास ज्यादा है तो मेरे पास कम है, या मेरे पास ज्यादा है तो आपके पास कम है। तो वो जो एक बैलेंसिंग एक्ट चलता रहता है कि एक तरफ पैसा बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ कम हो जाता है, एंड वो पैसा मार्केट में एक से दूसरे पर्सन के पास घूमता रहता है। तो वो घुमाने का काम बैंक वाले इजीली कर सकते हैं। अगर उनके हाथ में फंड्स हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट और इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये चीजें पॉसिबल होती है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे भी इनकी लैंग्वेज देख लेते हैं कि व्हेन द क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, एंड व्हेन द क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीजेस द सप्लाई रिड्यूसेस। तो पैसा कम करना है मार्केट में या बढ़ाना है, ये बैंक वाले मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर द गुड रीजन ऑब्वियसली। वेयर अ बैंक लेंड्स मनी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट्स, द बोरोवर हैज टू ओपन एन अकाउंट विद द सेम बैंक और अनदर ब्रांच इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द चेक ऑफ द लोन। ठीक है, वो सब तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात की है उन्होंने कि आपका उसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए जहाँ से आप लोन ले रहे हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी तो ऐसा है कि आप लोन किसी बैंक से लें, ईएमआई को और अकाउंट से भी कट जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो चुकी है। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर रिजर्व्स की बात की, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब कोई भी बैंक अपना सारा पैसा लेंड नहीं कर सकती, उनके पास जितना डिपॉजिट्स आता है उसका एक हिस्सा उनको रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो वो रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो उन्होंने बताया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि अगर एक बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपए का है एंड द कैश रेशियो डिटरमाइंड इज 20%, देन द बैंक कैन क्रिएट अ क्रेडिट अप टू ₹1000 इंटू 1/20%। मतलब 1000 रुपए को आप 20% से डिवाइड करो। इसका क्या मतलब निकला वो समझो। मतलब इन अदर वर्ड्स, द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹1000 can create a money supply of 5000, and it can be said that the new credit of
4,000 इज क्रिएटेड। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद एन एग्जाम्पल। देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल वो देना चाह रहे हैं। ये इन्होंने जहाँ पे जो अमाउंट ऊपर दिया है वो अपनी जगह है, बट ये एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, तो वैसे हम देख लेते हैं। टेबल में दे रखा है, देखो, अगर नेट डिपॉजिट्स बैंक में 1,000 रुपये है और रिजर्व रेशियो 20% है, तो 200 रुपये तो उनको अपने पास रखने पड़ेंगे, तो 800 रुपये का वो लोन बांट सकते हैं, ये पॉसिबल है। अच्छा, अगर 800 रुपये का उनके पास डिपॉजिट आता है तो 640 रुपीज़ के वो लोन दे सकते हैं। देखो वो कैलकुलेशन जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब उन्होंने इसका एक टोटल अमाउंट बना दिया है कि जब हम इन सब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, टोटल अमाउंट देख रहे हैं, तो इट इज़ 5,000 रुपीज़। उसमें से 1,000 रुपीज़ हम मेंटेन करेंगे अपने पास और 4,000 रुपये हम लोगों को लोन बांट सकते हैं। तो वही हो गया ना, मतलब जितना पैसा आपके पास आ रहा है आप उसका 20% अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करोगे और बाकी का जो 4,000 मतलब जो 80% अमाउंट है वो आप क्रेडिट के तौर पे या लोन के तौर पे दे सकते हो, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया ये? तो ये पॉइंट अपना यहाँ पे कंप्लीट। अब वो फॉर्मूला के फॉर्म में बोले या कैसे भी बोले, आप ध्यान रखना। क्रेडिट क्रिएशन इज प्राइमरी डिपॉजिट इनटू कैश रिजर्व रेशियो। क्रेडिट क्रिएशन मतलब कितना लोन हम दे सकते हैं, 4,000। प्राइमरी डिपॉजिट जो है हमारे पास वो है 1,000 रुपये। ये टोटल उन्होंने ले लिया, नेट डिपॉजिट्स होना चाहिए था, ये क्रेडिट क्रिएशन लिख रहे हैं, तो हम पूरा क्रेडिट तो दे नहीं सकते। अगर मैं 1,000 रुपये को 20% से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 5,000 बन रहा है एक्चुअली, और जैसा उन्होंने बताया फॉर्मूला उस हिसाब से हम रखें तो 5,000 में से कुछ अमाउंट तो मुझे मेरे पास रखना पड़ेगा, ठीक है, रिजर्व रेशियो, और बाकी का जो अमाउंट है वो मैं बांट सकता हूँ। तो इसमें से 20% आप हटा दो, रिमेनिंग 80% हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 1,000 रुपये अगर डिपॉजिट आता है तो टोटल 5,000 रुपये तक का हमारे पास टोटल वेल्थ क्रिएट होगा बैंक के पास, जिसमें से 1,000 रुपये उनको अपने पास रखने हैं, वो 1,000 रुपये यही है, और बाकी के 4,000 रुपये उनको डिस्ट्रीब्यूट करने। ये सिंपल फॉर्म में समझना है, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही चीज़ उन्होंने यहाँ ऊपर लिखी थी, देखो, मनी सप्लाई 5,000 रुपये का क्रिएट होगा, बट उसमें से क्रेडिट 4,000 ही दे सकते हैं, तो इसको बोल रहे हैं मनी सप्लाई, और ये है न्यू क्रेडिट विच कैन बी प्रोवाइडेड। तो क्रेडिट क्रिएशन एक्चुअली में जो यहाँ पे है, अब इन्होंने जो फॉर्मूला लिख दिया है ना, थोड़ा सा मिसमैच है, क्योंकि आप इसको क्रेडिट क्रिएशन नहीं बोल सकते, आप इसको टोटल मनी सप्लाई बोल सकते हो, है ना। क्रेडिट क्रिएशन तो 4,000 हुआ, लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपये डिवाइड बाई 20% कर रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो तो 5,000 है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको मनी सप्लाई लिख सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन नहीं लिख सकते। और लास्ट में है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये तो होते रहते हैं ना आपस में, एक बैंक और दूसरी बैंक के बीच में भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल हैं और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बैंक्स जो हैं वो एक दूसरे को भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती रहती है और उसका इंटरेस्ट भी आपस में वो लोग चार्ज करते रहते हैं। तो ये अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल मनी, और ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको बोलते हैं कॉल मनी रेट। तो जब बैंक्स आपस में इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स करती हैं या सेंट्रल बैंक के साथ आरबीआई के साथ ट्रांजेक्शन करती हैं, तो हम उनको कॉल मनी और कॉल मनी रेट बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते अपना जो प्राइमरी फंक्शंस वाला केस था वो पूरा खत्म हो गया है, जो एक कमर्शियल बैंक्स होती हैं। अब इनके सेकेंडरी फंक्शंस क्या है या अदर फंक्शंस क्या है वो भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें, अब इसमें सबसे पहला है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। तो बैंक वाले बहुत लोगों को ऐसी एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ बोल सकते हैं मीडिएटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो कंपनीज को बोलेंगे कि आप कस्टमर को जो सर्विस देना चाहते हो वो हमारा स्टाफ देगा, हम देंगे, उसके बदले कमीशन दे देना हमें। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बिहाफ पे डील करना, या फिर कंपनीज जब शेयर्स लॉन्च करती है तो शेयर बेचना उनके बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग सर्विसेज। तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। अच्छा, अगर सरकार इनकम टैक्स कलेक्ट करना चाहती है पब्लिक से, तो इनकम टैक्स कहाँ जमा कराए, बैंक में जाके जमा करवा दो, वो भी पॉसिबल है। तो चालान के थ्रू पैसे पे हो सकते हैं। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, ठीक है, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए वो आपसे ईयरली रेंट लेते हैं। अच्छा खासा रेंट कमाती है बैंक, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज भी देती हैं, छोटी मोटी बिजनेसेस के लिए छोटे मोटे लोन्स भी प्रोवाइड करती है, ताकि
वो कम्युनिटी कम्युनिटी इन द सेंस के वो ग्रुप ऑफ पीपल, कोई कास्ट ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन ऐसा कुछ नहीं, बट कम्युनिटी इन द सेंस के जो इंसान कोई बड़ी कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकता लेकिन अपनी छोटी सी दुकान शुरू करके खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। अब मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर हो सकता है, तो उसको भी तो माइक्रो फाइनेंस, छोटा मोटा लोन, मतलब ज्यादा नहीं, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा लोन, तो वो भी तो दिया जा सकता है ना। तो ऐसी फैसिलिटीज भी ये लोग देते हैं, या ड्राफ्ट इशू करना, पे ऑर्डर इशू करना, ये सब फैसिलिटीज अलाउड है। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम, ये आ गया है आजकल की नई फैसिलिटीज जो ट्रेंडिंग है। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए एनईएफटी फैसिलिटी है, आरटीजीएस है। ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशंस है, आप एक जगह पैसा भरो आपके अकाउंट में दिखेगा, कोई भी ब्रांच पे से आप कर सकते हो। अच्छा, शेयर्स के ट्रेडिंग के लिए आजकल डीमैट अकाउंट चला हुआ है, तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आप शेयर्स खरीदना चाहो तो आप डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने कमर्शियल बैंक्स के प्रेजेंस की बात की, उसकी थोड़ी बहुत अगेन हिस्ट्री बता रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो है इंडिया में, वो पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, मतलब सरकारी भी है और गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, उस तरीके से भी है। तो ऐसी बहुत सारी बैंक्स हैं। और ये 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे, उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर में घुसने का मौका मिल गया। पहले तो सरकारी बैंकें ही होती थी। Besides, there are financial companies which function like banks in the unorganized and organized money markets of India. And there also is the existence of cooperative banks. तो यहाँ पे cooperative banks भी हैं और बाकी financial companies भी हैं और private banks भी हैं, ठीक है, और public banks भी हैं। ये सारी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि ऑफिशियल डेफिनेशन जो है बैंक्स की, वो आरबीआई के एक्ट के हिसाब से है, जो उसके सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, इसलिए उनको बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, एंड दे आर द रियल बैंक्स। ऑल द रेगुलेशंस एंड रूल्स ऑफ द आरबीआई अप्लाई टू दीज बैंक्स। देखो कैसे डिवीजन किया है, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव, ये दो पार्ट में डिवीजन कर दिया। फिर बोला कमर्शियल में आती है पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक के, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपकी सरकारी बैंक के हो गई। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, कमर्शियल बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ठीक है, ये सब बैंक्स हो गई। फिर इसके बाद फॉरेन बैंक्स, ठीक है, जैसे सिटी बैंक है इंडिया में, दैट इज अ फॉरेन बैंक, मल्टीनेशनल बैंक। डीबीएस बैंक जो है, ठीक है, डीबीएस वो भी सिंगापुर की है। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, ऐसी बैंक्स जो रीजनल लेवल पे गांव गांव तक पहुंची हुई है। तो एसबीआई उसमें एक कैटेगरी में वहां पे भी कवर होती है, क्योंकि उसकी रूरल ब्रांचेस भी काफी सारी। ठीक है, तो यहां तक आते आते एक पार्ट अपना खत्म हो गया, विच इज कमर्शियल बैंक। इसके बाद सेंट्रल बैंक है, वो फिर मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक में पूरी आरबीआई की स्टोरी है, तो अगर हम एक लेक्चर में उसको कवर करें पूरा तो मजा आएगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे एंड देन हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो एक लेक्चर मुझे और चाहिए जिसमें मैं आपका ये पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट करूंगा। तो अगले लेक्चर में हमारा चैप्टर 4 हम पैकअप करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और डाउट्स मन में मत रखिए, पूछ के क्लियर करिए, ताकि जब आप चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ें तो आपको पिछले चैप्टर के कोई क्वेरीज पेंडिंग ना हो, तो आप आगे वाले चैप्टर पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।